जो है लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स किए थे, ठीक है। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमने किए थे लॉन्ग पीरियड में? हमने ग्रोथ किया था, फुल एम्प्लॉयमेंट किया था, ठीक है। हमने दो टॉपिक्स किए थे, हमने ग्रोथ किया था, हमने फुल एम्प्लॉयमेंट किया था, ठीक है। टुडेज we will start as third equitable distribution, ठीक है, या इक्विटी। ये आपका थर्ड पॉइंट है, ठीक है। देखिए, जैसे आपने जो मेन पॉइंट होता है यहाँ समझने का, आपको इक्वालिटी, ठीक है, एंड इक्विटेबल, इनमें डिफरेंस समझना होगा, ठीक है। इक्वालिटी, इक्विटेबल यानी कि समझदारी से, ठीक है। इक्विटी समान। अब आप एक डिफरेंस देखिएगा, जो आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है कि सभी लोगों को इन अ कंट्री, विद इन अ कंट्री, every people of every citizen get the equal part in national income, कि देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें सभी लोगों को एक जैसा हिस्सा मिलना चाहिए, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ये कहता है, क्या कहता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? कि नेशनल इनकम में, ठीक है, नेशनल इनकम में सभी लोगों को इक्वल पार्ट मिलना चाहिए, ठीक है, इक्वल पार्ट मिलना चाहिए। तो अब आप ये देखिए कि चाहे कोई डॉक्टर है, ठीक है, चाहे कोई डॉक्टर है या कोई क्लर्क है, ठीक है, क्या दोनों को सेम इनकम मिलनी चाहिए? एक डॉक्टर की इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम में उसका हिस्सा, और एक क्लर्क का हिस्सा, क्या दोनों का इक्वल होना चाहिए? ये कहीं से जस्टिफाई होती है ये चीज़? नहीं ना। तो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये कहता है कि नेशनल इनकम में सभी सिटीजन्स का इक्वल हिस्सा होना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे क्लर्क है, ठीक है, चाहे लॉयर है, कोई भी है, सभी को जो है एक जैसा हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है? ये कहता है कि जो आपकी इनकम है, ठीक है, इस इनकम में डिफरेंसेस तो होंगे, इनकम में डिफरेंसेस होंगे, लेकिन ये डिफरेंसेस किस बेस पे होंगे? ये डिफरेंसेस होंगे क्वालिफिकेशन के बेस पे, ठीक है, क्वालिफिकेशन के बेस पे या स्किल्स बेस पे होंगे, ठीक है। यानी जिसकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो उसे ज़्यादा इनकम मिलनी चाहिए, जिसकी कम क्वालिफिकेशन है उसकी इनकम कम होनी चाहिए, ठीक है। स्किल्स यानी कि जो व्यक्ति जिस काम में निपुण है उस काम में उसे ज़्यादा इनकम होनी चाहिए, और जो कम है उन्हें कम होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि इनमें कौन सा टॉपिक जो है वो सही है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सही है या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सही है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्वालिफिकेशन बेस पे होना चाहिए, स्किल्स बेस पे होना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो ये कहता है कि चाहे कोई कमाए चाहे ना कमाए, लेकिन उन्हें नेशनल इनकम में इक्वल पार्ट मिलना चाहिए, है ना। ये तो लॉजिकल बात नहीं हुई है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग कि जो डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, ये डिफरेंसेस इन क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स, ठीक है। अब जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर गेट्स 50,000, ओके, डॉक्टर जो है he gets rupees 50,000 to perform a surgery, ओके, कि जो आपका डॉक्टर है उसने एक सर्जरी की, ठीक है, जिसके लिए उसको लगभग जो है 1 घंटा लगा, ठीक है,
उस 1 घंटे की सर्जरी के बाद जो है उसे 50,000 की पेमेंट की गई है। ओके, तो ये बात समझ में आती है ना भाई? भाई डॉक्टर हैं। ओके, इसके अलावा जो एक फैक्ट्री का वर्कर होता है, ठीक है, एक वर्कर जो है फैक्ट्री में, वो 1 साल में इतने कमा पाता है जितना कि डॉक्टर 1 घंटे में कमा के चला जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज क्वालिफिकेशन। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो ये है आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटी। ओके, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो एक बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना कि गलत चीज शो होती है, वो हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका एक टॉपिक इसी में आता है बच्चा कि हमने ग्रोथ किया था। ठीक है, ग्रोथ में क्या था? इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी का बढ़ना, यही था ना ग्रोथ हमने जब किया था कि लॉन्ग टर्म में जीडीपी का बढ़ना ग्रोथ होता है। ठीक है, इसके साथ जो है एक टॉपिक आता है आपका डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट जो होता है बेटा, डेवलपमेंट में क्या है कि ग्रोथ तो होगी डेवलपमेंट में, यानी कि विकास तो होगा, ग्रोथ होगी, लेकिन विद इक्विटी, यानी कि एक जैसा सबके साथ। ठीक है, एज वेल एज इसमें एक चीज और जुड़ती है, एज वेल एज स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। अब आप ये कहेंगे कि मैम ये स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या हैं? देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में जो है गवर्नमेंट ने किस सेक्टर पे फोकस किया था? यस, एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया था। लेकिन किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा तब होता है जब आपका सेकेंडरी या थर्ड सेक्टर पे फोकस किया जाए। अब उन 2 सेक्टर्स पे फोकस किया जाएगा तो जो फर्स्ट वाला सेक्टर है उस पे फोकस क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो वो हो गया आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी संरचनात्मक बदलाव। ठीक है, संरचना में चेंज आया है, स्ट्रक्चर में चेंज आया है कि जहां पहले एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, अब उसकी जगह जो है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा आपका 4th पॉइंट होगा आपका मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण। ठीक है बच्चा, मेनली इट मीन्स अपडेटिंग आर टेक्निकल, ठीक है, known how and adaptation of new technology in the growth process। ठीक है, कि जो न्यू तकनीक है उसको आगे बढ़ाना, उसको अपनाना। ठीक है, आपको पहले से ही पता है कि जो प्रोडक्शन में जो आपका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन में जो चेंजेस होते हैं या ज़्यादा प्रोडक्शन जब होता है, प्रोडक्शन जब ज़्यादा बढ़ता है तो वो ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है? टेक्निक में चेंज करके, है ना, न्यू टेक्नोलॉजी को अपना के जो है वो प्रोडक्शन में चेंजेस किए जा सकते हैं। एज यू ऑल नो ना दैट मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशंस, है ना, कि जो आज का नया समय है वो साइंस का युग है ना, विज्ञान का युग है। तो जब आप ये कहते हैं कि देश का विकास होना चाहिए तो उसके लिए मेनली जो चीज़ है वो यही है कि टेक्निक में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। अब आप एग्रीकल्चर सेक्टर में मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें आप ये कहें कि टेक्निक में होने वाले चेंजेस की वजह से ये चेंजेस हुए थे? जैसे आपका न्यू टेक्नोलॉजी के यूज से जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना,
लेट 1960s में यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, देयर इज ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ था आपका कि जो फूड ग्रेन्स था उसमें बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस हुए, बहुत ज़्यादा वो बढ़ा। दैट्स वाई कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन ट्रांसफॉर्म अ कंट्री फ्रॉम अ नेट इम्पोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स टू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स। कि कहाँ तो हम पहले जो हैं फूड ग्रेन्स के यानी खाद्यान्नों के क्या थे, इम्पोर्टर थे, है ना, हमें मंगवाना पड़ता था। बट आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन वी आर एक्सपोर्टर, हमें जो है वो अब हम उन्हें बाकी देशों में भेज सकते हैं। ठीक है, ये आ गया बेटा समझ में। लास्ट इज एंड द लास्ट वन इज सेल्फ सफिशिएंसी। लास्ट इज योर सेल्फ सफिशिएंसी। देखिए बच्चा, जब आपकी जो डोमेस्टिक टेरिटरीज होती हैं उसमें जितने भी प्रोडक्ट्स गुड होते हैं उसमें स्पेशली जो है जो आपके फूड ग्रेन्स होते हैं हम उन पे ज़्यादा जो है फोकस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर प्लानिंग में भी यही बात की गई थी कि भाई खाने पीने की जो चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। मेनली क्या था आपको पता है, हम लोगों ने पॉलिटिकल में पढ़ा है, ठीक है, यूएस को पढ़ा था ना, हेजेमोनी जो है आपकी यूएस की, कि यूएस जो है वो हमेशा से पाकिस्तान की साइड ज़्यादा झुका है। तो 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस टाइम भी यूएसए ने ये कहा था कि आप जो हैं या तो युद्ध बंद कीजिए, नहीं तो हम आपको फूड ग्रेन्स की सप्लाई बंद कर देंगे। ठीक है, उस टाइम भी अमेरिका ने ये पॉलिटिकल कंडीशंस वहाँ पे लगाई थी। तो जो लॉन्ग टर्म का जो लॉन्ग पीरियड के आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें मेन है सेल्फ सफिशिएंसी, किसमें, फूड ग्रेन्स में। ठीक है, कि खाद्यान्नों के मामले में हमें क्या होना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए, हमें किसी कंट्री पे डिपेंड ना होना पड़े। तब उसके बाद जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से हम जो है वो आत्मनिर्भर बने। ठीक है, आ गया बेटा समझ में।